तो ऐसी स्थिति में जो है समाज में निराशा आती चली गई और उम्मीद ये लगती चली गई कि अब बहुजन समाज पार्टी कैसे खड़ी होगी। जिस प्रकार से बीएसपी हर चुनाव में डाउन जा रही है, हर स्टेट में डाउन जा रही है और उम्मीद थी कि आकाश भाई इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो जयप्रकाश की वापसी चाहे पूरी जिंदगी भर ना की जाए, कोई बात नहीं है। जयप्रकाश अपने आप को खपाने के लिए तैयार है और जयप्रकाश जैसे हजारों लाखों नौजवान साथी अपने आप को खपाने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम बहुजन समाज पार्टी ऊपर की तरफ तो जाए। नहीं, जैसे बहन जी ने कहा था कि परिवारवाद नहीं होगा, परिवार का सदस्य और उत्तराधिकारी नहीं बनेगा इस मूवमेंट पार्टी का, उसके बावजूद भी बहन जी ने उनको जो बना दिया, उसके बाद सिस्टम में क्या खामियां हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं सत्ता में आने के लिए, सत्ता मिलती है वो अलग बात है, सत्ता में आने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जा रही? अगर सारे ही नेता वर्ग खराब हैं तो फिर उस पर भी तो हेड की ड्यूटी बनती है कि उनके ऊपर ध्यान रखा जाए। तो मुझको चारों तरफ से परेशान करने की जो है ये लोग काम कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि भाई ये कहा है कि भाई इसने पार्टी को बर्बाद कर दिया, पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। भाई इतना बड़ा बिजनेस है आकाश भाई का कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अगर आप इस मूवमेंट के एक सदस्य बन के काम करना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं अपना बिजनेस चलाएं, अपना परिवार चलाएं, सब कुछ चलाएं, लेकिन अगर आप इस मूवमेंट को लीड करना चाहते हैं तो आपके पास 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और ये लोग रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो समाज को अनाथ छोड़ना, काशीराम साहब के मूवमेंट को अनाथ छोड़ना, ये गद्दारी हमको गवारा नहीं है। नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह जी, जो पिछले काफी अरसे से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं और क्या बहुजन समाज पार्टी की दिशा क्या है और आने वाले समय में किस दिशा के साथ साथ उनके भविष्य क्या होगा, संभावनाएं क्या होंगी। आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए इनके वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ता और इस समय पूरे बहुजन समाज को जागृत करने के लिए लगे हुए हैं और इनका मिशन है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बहन जी पुनः एक बार फिर वहां पर सीएम बने और सीएम बनने के बाद में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। जयप्रकाश जी, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद सर। जय भीम जी, धन्यवाद, शुक्रिया सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जयप्रकाश जी, सवाल सीधा सा है। पहला सवाल, बहुजन समाज पार्टी को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझाएं, जिस तरह का आपने लगातार अब अपने सोशल मीडिया पर आप भी लिख रहे हैं, जो अप्स एंड डाउन चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन उसका जो कार्यकर्ता है, जो वाकई कार्यकर्ता है, उसको यकीन है कि बहुजन समाज पार्टी के दिन बदलेंगे। जी जी सर, बात आपकी जायज है और हम तो लगभग 2003 से काम कर रहे हैं और लगभग 15 साल के संघर्ष के बाद मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन जी के नेतृत्व में उनके उसमें आया, मैं जानकारी में आया और दिल्ली का प्रभारी बना, राजस्थान का प्रभारी बना, पूरे देश का प्रभारी बना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। और जो है सबको ये उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी, जब जयप्रकाश की एंट्री हुई थी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, तो उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी फिर से आगे बढ़ेगी। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर हमको हटा करके फिर आकाश भाई को लगा दिया गया। तो फिर से एक नई किरण आई कि हो सकता है आकाश भाई के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी फिर आगे बढ़े। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश को देखें, माफ कीजिएगा, पूरे देश को देखें, तो वहां पर भी हमारा वोट बल्कि बढ़ने की जगह पर कम होता चला गया। विधायक हमारे नीचे पहुंचते चले गए। और जो है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जिस समय मुझको हटा करके आकाश भाई को मेरी जगह पे लगाया था माननीय बहन जी ने, तो उस समय 2018 में बहुजन समाज पार्टी के पास 22% वोट था, सपा के पास भी 22% वोट था, बसपा के पास भी 22% वोट था उत्तर प्रदेश में।
उसके आगे चुनाव होता है तो अगले चुनाव में बसपा 19% पे पहुंच जाती है, फिर उसके आगे चुनाव होता है तो फिर वो 13% पे पहुंच जाती है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था तो फिर वो 9% पे आ गई थी। तो ऐसी स्थिति में जो है समाज में निराशा आती चली गई और उम्मीद ये लगती चली गई कि अब बहुजन समाज पार्टी कैसे खड़ी होगी। हमको लेकर के भी बहुत से सवाल हुए कि भाई अब जो है जयप्रकाश की लोगों की चाहत बनी कि भाई जिस प्रकार से बीएसपी हर चुनाव में डाउन जा रही है, हर स्टेट में डाउन जा रही है, और उम्मीद थी कि आकाश भाई इसको आगे बढ़ाएंगे लेकिन नहीं हो पाया। तो लोगों ने बहुत प्रयास किया कि जयप्रकाश की वापसी हो जाए तो कुछ अच्छा हो जाए बहुजन समाज पार्टी में, और इस बीच में आकाश भाई को भी पदमुक्त किया गया और उसके बाद में उनको 44 दिन के बाद में फिर उनको बहन जी ने मैच्योर साबित घोषित करके उनको फिर से बना दिया गया। लेकिन फिर भी जो है समाज की जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। समाज ने चाहा था कि जयप्रकाश की वापसी हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हमने तो फिर भी कहा था लोगों से कि भाई जयप्रकाश की वापसी चाहे पूरी जिंदगी भर ना हो, ना की जाए, कोई बात नहीं है। जयप्रकाश अपने आप को खपाने के लिए तैयार है और जयप्रकाश जैसे हजारों लाखों नौजवान साथी अपने आप को खपाने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम बहुजन समाज पार्टी ऊपर की तरफ तो जाए, आगे तो बढ़े। ये कोई सही बात नहीं है कि हर चुनाव में हम डाउनफॉल जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है हम कहें कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है हम अपने आप को खपाने के लिए तैयार थे। और मैंने 2022 के चुनाव के बाद मैंने कहा था कि जो है आकाश भाई के नेतृत्व में हम कोई बात नहीं, जैसे बहन जी ने कहा था कि परिवारवाद नहीं होगा, परिवार का सदस्य और उत्तराधिकारी नहीं बनेगा इस मूवमेंट पार्टी का। उसके बावजूद भी बहन जी ने उनको जो बना दिया, उसके बावजूद भी अगर समाज जो है ये कहने लगा कि भाई कोई बात नहीं, हम परिवार के सदस्य को भी हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कम से कम बात तो आगे बढ़े। हमने भी कहा था कि भाई अगर आकाश भाई के नेतृत्व में पार्टी और मूवमेंट आगे बढ़ जाता है तो हम उनको भी अपना उत्तराधिकारी, अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी जो है ये बात नहीं बन पाई, हर चुनाव में हम डाउनफॉल जा रहे हैं। ऐसे में समाज में बहुत बड़ी निराशा है। अब उसको कैसे आशा में तब्दील किया जाए, तो ये बहुत बड़ा जो है समाज के सामने सवाल है। जैसे आपने कहा कि अभी भी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि बीएसपी फिर से जो है सत्ता में आएगी, तो मैं भी कार्यकर्ता, मैं भी एक सपोर्टर होने के नाते, हालांकि मैं तो पार्टी से बाहर किया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी जो है जो आस्था है, अगर वो ऐसा हो जाता है तो ये बहुत खुशी की बात है। नहीं तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, खास तौर से इंटेलेक्चुअल समाज के लिए कि भाई आगे क्या होगा। ये आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं ये सवाल जयप्रकाश जी, आज मैं जो आपसे जो आपके वचन सुन रहा हूं, मैं आज आप थोड़ा सवाल उठा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी पर। पहले जब मैं आपके लगातार पढ़ रहा था और हम जब आप बहुजन समाज पार्टी पर सवाल उठाते थे तो आप शायद उस पर हमारे पर आप टिप्पणी करते थे। क्या ऐसी कोई बात बीच में हो गई है जिससे कि निराशा आपके चेहरे पर और आपकी वाणी पे नजर आ रही है? सवाल मतलब निराशा इन द सेंस अब आप सवाल या निशान उठा रहे हैं। जी बताएं खुलकर। देखिए साहब, ऐसा है, हर चीज की सीमा होती है, हर एक व्यक्ति को प्रयास किया जाता है। मैंने भी प्रयास किया, कर भी रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अभी जो है सीमा का मतलब ये है कि अभी जो हरियाणा में जो चुनाव हुआ, वहां पर उम्मीद थी कि बात कुछ आगे बढ़े। ओवरऑल पूरी ताकत के साथ आकाश भाई को स्टेट दिया गया, मैंने अखबारों में पढ़ा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उधर जो है चंद्रशेखर भाई भी इधर प्रयास कर रहे थे, उधर उनका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। पूरे स्टेट में लगभग 17,000 वोट उनको मिली, 200, 400, 500 वोटें उनको, 250 वोटें उनको मिली। ऐसे में समाज में बहुत बड़ी निराशा है। मैं इस निराशा को दबाते दबाते मुझको 7 साल हो गए थे। जो सवाल आप लोग पूछते थे मैं उनका उत्तर जो है बड़े तरीके से मैं देता था कि आप ऐसा गलत बोल रहे हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, हम बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। मैं भी उसी का व्यक्ति रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि
बीएसपी के गिरते हुए ग्राफ को रोकने में मेरा भी एक योगदान रहा है। मैं लगातार प्रयासरत रहा हूँ। लोगों से मैंने सब कुछ प्रयास करके मांग करके खर्च किया, घूमा फिरा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, ये तो मेरे बीती हुई जिंदगी का हिस्सा है और मैं जो है हमेशा करता भी रहूंगा। लेकिन आज दुख इस बात का है कि आज समाज ये कहने लगा है, वो लोग अब मेरी लोग बुराई भी कर सकते हैं कि जयप्रकाश अब ऐसे बोलने लग गया है, लेकिन अब कब तक बोले इस बात को? हर बार होते इस बात को बोलते बोलते मैं कब तक बोलता रहूं? और उसके बावजूद कोई रिजल्ट आने की संभावना नहीं, कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं। तो इस समय ये कहा जाए कि बीएसपी जो है फिर से उत्तर प्रदेश में फिर से 2027 में सरकार में आ जाएगी, तो मैं भी बोल दूंगा, आप लोग बोलेंगे तो। लेकिन जो है इस समय स्थिति बहुत गंभीर है। ये मुझे बहुत कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पार्टी जो अभी भी देखो। मेरा कहने का यह है कि पूरे सिस्टम को आप जानते हैं, बीएसपी के सिस्टम को। हम एक पत्रकार, हम बाहर से देखते हैं, आप अंदर से देखते हैं। पूरे सिस्टम को आपको मालूम है 2012 के बाद में हम कोई भी चुनाव नहीं जीते हैं और लगातार 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ डाउन होता गया है। सिस्टम में क्या खामियां हैं, वजह क्या है, क्यों नहीं सत्ता में आने के लिए, सत्ता मिलती है वो अलग बात है, सत्ता में आने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि इतना बड़ा जनाधार, आप खुद कह रहे हैं कि तकरीबन 29-30% हमने 2007 में वोट पाया था और इतना बड़ा वोट पाने के बावजूद आज हम 9%, 9, 9.5, 10% के वोट रह गया है और जो हमारा मूल आधार था, जाटा वोट था, वो भी घट गया है। तो सिस्टम में कैसे क्या खामियां हैं कि वो क्यों इसको महसूस क्यों नहीं कर पा रही पार्टी? देखिए, ये तो खैर अब वो कह नहीं सकते कि भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बहन जी को कुछ सुधार करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बहन जी अपनी जगह ठीक है, ये नेता वर्ग खराब है। अगर सारे ही नेता वर्ग खराब हैं तो फिर उस पर भी तो हेड की ड्यूटी बनती है कि भाई उनके ऊपर ध्यान रखा जाए, उनके ऊपर देखा जाए कि भाई वो ये रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, हर चुनाव को हम हारते जा रहे हैं। तो ये एक जो है बहुत गंभीर वो है, इस पे जो है कहना कुछ बहुत नुकसानदायक हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन जो है सीमा है हर चीज की। हम बोलते रहे हाँ होगा होगा होगा, हर चुनाव में होता है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में फिर हम अगली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे? हम अगली पीढ़ी को काम बढ़ा करके क्या देकर जाएंगे? तो जो आपने कहा कि क्या सुधार होने चाहिए, देखिए ये तो नेता के हाथ में होता है। अब वो क्या कर, वो कितना, देखो रिजल्ट से काउंट होता है। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हम कहने लगे हैं कि उसने झूठ बोल दिया, तूफान बोल दिया, उसने ये बोल दिया, वो किताब लेके चल दिया, संविधान को लेकर के चल दिया, तो भाई हम भी लेके चल सकते थे। वो तो लूट के ले गया ना हमारे वोट को। अब हम उसके पास तो 37-36 सांसद हो गए ना, 6 उसके पास में हो गए कांग्रेस के पास, जिसको साहब कांसीराम ने बिल्कुल खत्म कर दिया था उत्तर प्रदेश से। अब उनके पास 42 सांसद हैं। वो अगर देखा जाए तो वो अगर आज के हिसाब से अगर 80 वहां पर सांसद बनते हैं तो उसमें से 42 सांसद इन दोनों के पास है। अगर आज ये चुनाव लड़ जाए तो ये मेजोरिटी से ऊपर इनके पास विधायक बनते हैं, तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से। तो वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो वो झूठ वाला जीतता जा रहा है, हम सच वाले भी हारते जा रहे हैं, तो कब तक हारते चले जाएंगे? मुझे बहुत दुख होता है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि जयप्रकाश जी आपने जो है बसपा लिखना बंद कर दिया और जो है आपने पटका डालना बंद कर दिया और आप कोई नई राह बना रहे हैं, आप कोई नई पार्टी बनाने की तरफ जा रहे हैं, आपने बहन जी का फोटो रखना बंद कर दिया। मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहता हूं आपके मैं कमेंट्स में देखता रहता हूं, आपके जो है चैनल के माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं, ये बहुत गंभीर सवाल है इस समय मेरे ऊपर सबसे बड़ा। लेकिन इसकी गहराई को लोग नहीं जानते, जिसको मैं फेस कर रहा हूं। और मैं फेस करते करते 6.5-7 साल मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है बहन जी से कि बहन जी आज पार्टी को जो पैसा नहीं मिल रहा है वो जयप्रकाश की वजह से नहीं मिल रहा है। जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद की बात करता है, जयप्रकाश आपका फोटो लेकर के चलता है, जयप्रकाश नुक्कड़ सभा करता है, जगह जगह जाकर के
बीएसपी की जब बात करता है तो समाज में ये मैसेज आता है कि भाई तो हमको पैसा जयप्रकाश को देना चाहिए, इसलिए पैसा समाज जयप्रकाश को दे रहा है। अब वो पैसा वहां रुक जा रहा है तो आपको वहां से पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी है बहन जी ने कलेक्शन की कि भाई आप लोग आर्थिक मदद करने के लिए पार्टी के लिए आप लोग सहयोग करो, तो वो वहां पे जाकर के मेरे खिलाफ वहां पे लोगों को बोल रहे हैं कि जयप्रकाश की वजह से पैसा पार्टी को नहीं आ पा रहा है। दूसरी तरफ अब उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि बहन जी जब ये पार्टी का प्रचार करता है, जब ये जय बसपा करता है, जब ये आपका फोटो लेकर के चलता है, पार्टी का प्रचार करता है, नुक्कड़ सभा करता है, तो समाज में ये मैसेज आता है कि जब बीएसपी, जब बहन जी जयप्रकाश की नहीं हुई तो किसी और की क्या होंगी। तो इस बात को लेकर के जो समाज में निराशा आ जाती है, वो गुस्से में आ जाता है, तो फिर समाज जो है बहन जी आपको वोट नहीं देता है। तो जयप्रकाश जो है समाज में जहर घोल रहा है, ना वो पैसा आने दे रहा है, ना वो वोट आने दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये जानकारी मिली है कि मुझे वहां के कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वहां पे अब ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि अगर जयप्रकाश बसपा की बात करता हुआ मिलता है, बहन जी का फोटो लेकर के चलता हुआ मिलता है, पटका डाल करके मिलता है, तो इसके ऊपर एफआईआर कराई जाए। ये मेरे ऊपर अभी देखो हमने प्रोग्राम करा था कल इटावा में, तो वहां पर जिला अध्यक्ष ने हमारे खिलाफ जो है वहां पर लेटर जारी कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष ने हमारे खिलाफ लेटर जारी कर दिया। तो ये इस तरीके से जो ये कहा जा रहा है कि अगर जयप्रकाश फोटो लेकर के चलता है, पटका लेकर के चलता है, जय बसपा करता है, पार्टी की जय जयकार करता है तो इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए। और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसको ये कहा जाए समाज में कि देखो ये जो है जयप्रकाश ने बहन जी का फोटो अब लेना बंद कर दिया है, फोटो रखना बंद कर दिया है। तो मुझको चारों तरफ से परेशान करने की जो है ये लोग काम कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। ऐसे में मैंने सोचा कि भाई ये कहा है कि भाई इसने पार्टी को बर्बाद कर दिया, पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया, ये बसपा बसपा करता रहता है, पार्टी को पूरी को खा गया, ऐसा इनका स्टेटमेंट है मेरे लिए। तो मैंने कहा मैं चलो भाई तुम लोग जो है अपना काम देखो, इसीलिए मैं हरियाणा के चुनाव में भी नहीं गया। वहां पे बहुत से साथियों ने मुझसे कहा कि भाई कि जयप्रकाश जी आप आ जाओ, हम नुक्कड़ सभा करेंगे। मैंने कहा भाई अगर मैं वहां आ भी जाऊंगा आपके बीच में तो ये जाकर के फिर ये कहते हैं सब नेता लोग कि जयप्रकाश ने आकर के वहां पे समाज को भड़का दिया और वहां पर वोट नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो भाई आप अपने हिसाब से देख लो। लेकिन वहां पर भी देखा गया कि 4.5% जो वोट हमारे पास पिछली बार था, अब की बार वो 1.78 करके मतलब 2.25% वोट बचा है। अब बताइए एक तरफ मुझको ये भगाते रहते हैं। जी सर, ये सब चीजें हैं। जी मतलब 2.2। जी जी बोलिए सर, बताइए सर। तो ये अब बताइए मैं क्या करूं, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, एक तरफ समाज में मुझे जो है इतनी निराशा दिखाई दे रही है कि समाज बहुत दुखी है, फ्यूचर को लेकर के दुखी है। जो आपने भी सवाल मुझसे शुरू में किया था कि भाई फ्यूचर क्या होगा, मूवमेंट का क्या होगा, पार्टी का क्या होगा। तो एक तरफ समाज बहुत दुखी है, कोई रिजल्ट आने की संभावना नहीं दिखाई देती है। मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई ज्यादा दिक्कत है तो ऊपर को आकाश को भाई को ऊपर कर दो, मुझे नीचे कर दो, लेकिन काम तो आगे बढ़े। अब मुझे नहीं लेना है, मतलब जिंदगी भर मतलब तो कम से कम जो है ये कारोबार तो कम से कम ये आगे बढ़े। साहब कांशीराम जी का हम क्या दे करके जाएंगे अगली पीढ़ी को। तो अभी जो है जैसे ये वैक्यूम क्रिएट हुआ कि आकाश भाई को रिजल्ट नहीं दे पाए हरियाणा के अंदर, चंद्रशेखर भाई का भी कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। वो केवल ये लगता था कि भाई समाज की भाई वो सांसद बन गए हैं तो हो सकता है वो मूवमेंट को आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन समाज ने वहां पर भी वोट नहीं दिया। आप देखो चाहे कोई कहीं भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती उसको समाज वोट ना देता एक बार के लिए, लेकिन कम से कम जहां पर अपने नेता लोग पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो वोट मिलना चाहिए था, लेकिन समाज ने कह दिया कि भाई हम वोट नहीं देंगे। तो इसलिए एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि भाई जी जयप्रकाश भाई इसमें कमी कहाँ रह रही है? जैसे कि आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट जिस गति से बढ़ना चाहिए था, गति के साथ साथ जिस ईमानदारी के साथ में, है ना, जो हमारा शब्द सीधा है, जिस ईमानदारी के साथ बढ़ना चाहिए वो बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा है, उसका परिणाम हमारे सामने है। अब जो इतना बड़ा जो वोटर है, समर्थक है, और मुझे लगता है कि अब जो समर्थक है, वोटर है, वो पढ़ा लिखा है, वो हर आदमी अपने सारे मतलब की अच्छाई बुराई सब जानता है।
कांग्रेस ने हाथ में संविधान बाबा साहब की तस्वीर लेकर उसने और जैसे सपा ने वही किया। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम 2027 की बात कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, आपने अपना पूरा जीवन लगा रहे हो। आप भाई, आप समर्पण आपने दिया है कि आप शादी नहीं करेंगे, आप परिवार नहीं बसाएंगे। बहुजन मूवमेंट में आप पूरे लगे हुए हैं इस ईमानदारी से, शिद्दत से, कि बहुत कम लोग हैं। तो ये जो त्याग बलिदान, इस बात को आखिर बहुजन समाज पार्टी ईमानदारी से, जो उसके पदाधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या सिर्फ ये कह देने से कि हम इस बार सत्ता में आएंगे, हम इतना कर देंगे? जी सर देखिए, अगर हम लोग बुद्ध से लेकर के साहब काशीराम के तक का जो मूवमेंट पे, बहन जी तक के भी मूवमेंट पे हम अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है कि जिस व्यक्ति ने अपना परिवार छोड़ा है, त्याग किया है, उस वही व्यक्ति इस मूवमेंट को आगे बढ़ा पाया। बुद्ध ने राजा होते हुए, राजकुमार होते हुए अपना घर परिवार छोड़ करके चल दिए। संत कबीरदास जी ने अपना घर छोड़ दिया, संत रविदास महाराज ने अपना घर छोड़ दिया, फूले ने भी अपना घर छोड़ दिया कि भाई मैं बच्चे नहीं हमारे, तो अपना सब कुछ छोड़ करके वो चल दिए। बाबा साहब ने भी अपना घर छोड़ दिया था। अगर वो अपने घर से उनका अटैचमेंट होता तो उनके 4 बच्चों की डेथ नहीं होती। इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो उन्होंने अपनी घरवाली तक को भी छोड़ दिया कि भाई तुम अपने हाल पे देखो। बच्चों तक को अपने हाल पे छोड़ दिया। तो इतना बड़ा त्याग किया। साहब काशीराम ने भी शादी करी, घर वापिस ना जाने का फैसला लिया और धन संचय ना करने का फैसला लिया। और बहन जी ने भी यही काम किया कि उन्होंने घर बार जब छोड़ा और धन संचय वाला मैटर उनका रहा कि भाई हम नहीं करेंगे, हम साहब काशीराम की तर्ज पर चलेंगे। तो जब तक त्याग रहा तब तक ये मूवमेंट आगे बढ़ता रहा। और जब जो त्याग का बड़ा मामला होता है कि अब हम ये सोचें कि भाई हम देखिए, हम बुराई नहीं कर रहे हैं उनकी, हम तो फिर भी कहते हैं कि भाई वो आकाश भाई इस काम को आगे बढ़ा लें, चंद्रशेखर भाई बढ़ा लें, कोई और बढ़ाना चाहता हो वो बढ़ा ले। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई इतना बड़ा बिजनेस है आकाश भाई का कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अगर आप इस मूवमेंट के एक सदस्य बन के काम करना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं अपना बिजनेस चलाएं, अपना परिवार चलाएं, सब कुछ चलाएं। लेकिन अगर आप इस मूवमेंट को लीड करना चाहते हैं तो आपके पास 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। साहब काशीराम कहते थे कि 24 घंटे भी मेरे लिए कम है इस मूवमेंट में काम करने के लिए। यहाँ पर जो है आप परिवार भी चला लें और इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का आपका बिजनेस है कि हजारों लाखों करोड़ रुपए का आपका टर्नओवर है, उस बिजनेस को भी आप चला लें, उसमें ही आपके पास समय कम पड़ जाएगा। आप केवल चुनाव में आते हैं 10 दिन 5 दिन के लिए और वहां पर कैंडिडेट्स की सभाओं को करके आप चले जाते हैं, तो इससे आप उम्मीद करते हैं रिजल्ट आ जाएगा। अब उसका परिणाम आपके सामने है। तो मेरा ही मतलब कहने का है कि इस मूवमेंट को वही व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है जिसके अंदर गृह त्याग का, जिसके अंदर वो होगा, भावना होगी। धन संचय की भावना उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। धन बड़ा मैटर करता है, यहाँ पे बड़ी दिक्कत है इस चीज से। और जो है ये 24 घंटे का काम है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये तो 24 घंटे इसी में आपको लगना पड़ेगा। इसलिए जो दिक्कतें आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि यहाँ पर जो है हम पार्ट टाइम मान रहे हैं उसको, हमारे जो साथी लोग हैं ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्थिति बहुत बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। आपने भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के विचार मिले या ना मिले वो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर आज शिखर पर है तो उसके शीर्ष जो नेता है वो पूरे राजनीति को 24/7 काम कर रहे हैं। उनका बिजनेस चल रहा है, कोई और संभाल रहा है। लेकिन आज उनके शीर्ष नेता को वो कहते हैं कि राजनीति जो करनी है तो आपको 7 दिन 24 घंटे लगना पड़ेगा, तब जाके आप रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो मैं जयप्रकाश भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी जो निराशा और सवाल से, क्या भविष्य, क्या अब आप कोई और राजनीतिक पार्टी तलाश रहे हैं या बना रहे हैं या किसी और से आपको न्योता आ गया है? जी देखिए, न्योता तो पहले से ही आता रहा है, लेकिन मैं साहब काशीराम का मैं फॉलो करता हूं, साहब को मैं मानता हूं। तो मेरा सिर्फ ये है कि मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि हमने ये कहा था कि आकाश भाई अगर इस काम को आगे लेकर के चलना चाहते हैं तो बढ़ करके आए, आगे काम करें और इसमें जो है आगे बात को बढ़ाएं और दिन रात काम करें। हम उनके लिए, उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं।
अगर कोई अगर अगर ये बात आगे नहीं बढ़ पाती है, जिस रेशियो से ये गिर रहा है 30%, फिर 22%, फिर 9%, फिर 13%, अब ये 9%, बीच में 19%, तो ऐसे में ये गिरता चला गया तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। तो हम केवल यही कहते रहें तो फिर ये ठीक नहीं है। ये मूवमेंट के साथ, ये साहब कांशीराम के साथ धोखा है। देखिए, जब समाज संकट में फंस जाता है डॉक्टर साहब, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को नहीं पता होती है कि जो है कैसे संकट से निकला जाए। ये ड्यूटी बुद्धिजीवी लोगों की होती है, पढ़े लिखे लोगों की होती है। उसमें से कोई व्यक्ति जी तो मुझे अभी बताइए जयप्रकाश जी, जो बड़े स्तर पर इतना हमने बुद्धिजीवी बना दिया, अब समाज में बन गया है पढ़ लिखने के बाद, नौकरी के बाद में, वो बड़े स्तर पर आकर कोई कैडर करके या बहन जी के पास पहुंचकर कोई ऐसा समूह वहां पहुंचे, वो क्यों नहीं कह रहा कि आप एक बार फेल हो जाए चलता है, 2 बार हो जाए कोई बात नहीं, 3 बार हो जाए, लेकिन आप लगातार फेल हो रहे हैं, लगातार ग्राफ डाउन हो रहा है, तो क्या जो बुद्धिजीवी वर्ग है बड़ा स्तर पर, वो क्या उनकी बात नहीं मानी जा रही है, या वो पहुंच नहीं रहा है, या उन्हें गेट से बाहर, उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है? देखिए सर, रिजल्ट का बहुत बड़ा मायने होता है। आप क्लास में कितने दिन गए, आपने कितने दिन क्लास को अटेंड किया, आपने ट्यूशन पढ़ा, आपने आपको आपके मम्मी पापा ने अच्छे संसाधन दिए, आने जाने के लिए आपको साधन दिया, सब कुछ दिया, और आप फेल हो गए। फिर आपको आपको मौका दिया गया, आपके मम्मी पापा टीचर के द्वारा, स्कूल के द्वारा, आप फिर फेल हो गए। तो ये बार बार जब फेल होना है, ये कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि भाई कब तक होते रहेंगे। तो दूसरी तरफ जो बात है, जो आपने बुद्धिजीवी वर्ग के लिए कहा, वो उसके लिए जो कि भाई वो अपने दिमाग कैसे लगाए, समाज को, इस मूवमेंट को, इस देश को कैसे संकट में से बचाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर बाबा साहब के बाद में अगर और लोग हुए जिन्होंने मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया है, तो बाबा साहब के बाद साहब कांशीराम भी तो पैदा हुए जिन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये होता रहता है, कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए लोग आते रहते हैं, लेकिन मूवमेंट को बचाने वाले लोग भी कुदरत के द्वारा आते हैं। देखिए, अगर आप देखें कि जब संकट में समाज फंसता है, तो उसको जब निकाला जाता है, तो खुद समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। जैसे बाबा साहब और गांधी जी जब संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेजों से बातचीत हो रही थी, तो गांधी जी ये कह रहे थे कि भाई अछूत समाज के कुएं अलग खुदवा दिए जाएं, इनको ऊंची जाति के लोग पानी नहीं पीने देते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मेरा उद्देश्य समाज को पानी पिलाना नहीं है, मान सम्मान स्वाभिमान की हमारी लड़ाई है, सेल्फ रेस्पेक्ट का हमारा मूवमेंट है। हम चाहते हैं कि जहां पर और लोग पानी पिए, वहां पर हमारे समाज का व्यक्ति भी पानी पीना चाहिए। तो लोग गांधी जी के साथ खड़े हो गए थे कि यार ये तो हमें मरवाना चाहता है, मिलकर तो बेकार में, तो अरे पानी मिल जाएगा हमें तो अच्छी बात है। तो लोगों को नहीं पता होती है कि भाई वो आपका असली आदमी जो हितैषी है वो कौन है। तो जब समाज को आप संकट से निकालते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आता है और आपको विरोध भी झेलना पड़ सकता है। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि जयप्रकाश कुछ नई बात करने लग गया, वो करने लग गया, लेकिन मैं सारी जिंदगी भी लगा दूं और कुछ रिजल्ट ना आ पाए, कुछ वहां से कुछ आउटपुट ना निकल पाए, तो मैं ये सोचता हूं, मुझसे सभी लोग ये कह रहे हैं, बीएसपी के बड़े बड़े नेता जो वर्तमान पदों पर हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो साहब कांशीराम के साथ में वो जो उन्होंने काम किया है, तो मुझसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्सपीरियंस होल्डर एक बात कह रहे हैं कि जयप्रकाश भाई, अगर ये मूवमेंट बर्बाद हो गया तो इसका जिम्मेदार जयप्रकाश होगा। हमने कहा साहब हम तो काम कर रहे हैं इस मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए। बोले नहीं, आप बचा सकते थे, लेकिन आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आप बचाएं, आप तो लगे रहे पीछे पीछे। कब तक लगे रहोगे, कब तक आप चलते रहोगे? इसका मतलब आपके पास विवेक नहीं है। सवाल नहीं उठाया। जी सर। हाँ, सवाल नहीं उठाया ना। मूल बात है जो आपसे हम दरकार रखते थे कि भाई हमारे बुद्धिजीवी बड़ा स्तर पर सवाल उठाया है अपने परिवार को बचाने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये तो फिर हमने सोचा, मगर भाई जी सर, बड़े स्तर। जी प्लीज प्लीज प्लीज। जी मैंने ये सोचा कि भाई हमें सवाल उठाने पर फोकस नहीं करना चाहिए। वो उनका अपना घर है, उनका अपना परिवार है, वो उनको कैसे चलाते हैं उन नेता लोग पार्टी को, वो उनका मैटर है। हमने ये सोचा कि भाई हम वेट करेंगे,
हम पूरा प्रयास करेंगे बचाने का पार्टी मूवमेंट को, इस पार्टी को। मूवमेंट तो खैर खत्म नहीं होगा। हम पार्टी को बचाने का प्रयास करेंगे और पूरी जान लगाएंगे। हम 7 साल से लगे हुए भी हैं। अभी तक कोई ऐसा आपने कोई एग्जाम्पल ना हो सकता ना देखा हो जो पार्टी के बाहर रह करके 7 साल से पार्टी के पक्ष में काम करता हो। कभी हमारे खिलाफ ट्वीट कर दिए जाते हो, हमारे खिलाफ FIR कर दी जाती हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम झेल करके इस काम को, हमारी पूरी टीम इस काम को करती रही। हमने ये तय किया है कि भाई हम प्रयास करेंगे पार्टी बच जाए, और अगर ये नहीं बचा पाते हैं आकाश भाई, इस पार्टी को नहीं बचा पाते हैं और या फिर मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, तो फिर हम समाज को नया विकल्प देंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा नाम एक ऐसा है देश में जिसमें जितने भी हिस्सों में बटी हुई बाम सेफ है, वो सारी बाम सेफ के लोग हमको लाइक करते हैं। जितने भी टुकड़ों में बटा हुआ समाज है, वो सारे समाज के सभी टुकड़ों के जो सदस्य साथी हैं वो हमको लाइक करते हैं। BSP के अंदर के लोग भी हमको लाइक करते हैं, BSP के बाहर के लोग भी हमको लाइक करते हैं। अगर देखा जाए तो जो हमने 21-22 साल में जो काम किया है, हमने 15 साल पहले और 7 साल ये, तो इसमें ऐसा लगता है कि समाज जो है हमको ये बोलता है कि भाई जयप्रकाश अच्छा लड़का है, बेदाग लड़का है, ये कैडर से निकला हुआ बच्चा है, लड़का है, ये BSP का प्रोडक्ट है, ये ना कोई घटना का प्रोडक्ट है, ना कोई ये विरासत से निकला हुआ प्रोडक्ट है, ये संघर्ष से निकला हुआ प्रोडक्ट है। ये जो है इसके पास कैडर है और इसके पास में एक्सपीरियंस है, इसके पास उम्र भी है, नई उम्र का लड़का है, तो ये लगभग 30 साल तक और भी काम कर सकता है। तो इस आधार पर जब समाज हमसे ये बात कर रहा है, तो मैं अपनी एनर्जी, अपने संसाधनों को ऐसे ही जाया जाने दूं तो ये उचित नहीं है। तो इसलिए हमने ये तय किया है, हमारी पूरी जो देश में हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं अच्छे अच्छे लोगों का, कि भाई कैसे इस मूवमेंट को बचाया जाए, इस पार्टी को बचाया जाए। और अगर पार्टी नहीं बचती है तो कम से कम मूवमेंट को बचाने के लिए हमको कोई ऑप्शन देना चाहिए। जी सर। बहुजन समाज पार्टी पर अक्सर एक आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आरोप लगता है, और इस आरोप को पर हम लगातार उस पर हम भी सवाल उठाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो लगातार ग्राफ गिरा, लोकसभा चुनाव हमने यूपी में देखा, विधानसभा चुनाव हमने सारे वहां देख लिए, 17 का चुनाव देखा हमने, 12 का देखा, उसके बाद में फिर 22 का हमने चुनाव देखा। खुद मैं बनारस गया था रिपोर्टिंग करने, और मैं स्पष्ट अभी आपसे कह दूं, उस बात को ये रिकॉर्ड होगा, मेरा जो वहां के सांसद हैं शरण सिंह, उनसे मेरा एक सवाल था, पूरा नाम मैं भूल गया उनका, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष रहे पूर्व में, उनसे मैंने पूछा कि भाई बहुजन समाज पार्टी का क्या फैक्टर, क्या रहेगा असर, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही भाजपा को जिता रही है। तो कहीं ना कहीं ये अगर कोई बीजेपी का नेता बोलता है तो क्या आपको लगता है कि क्या ये कहीं ना कहीं अंदर खाने क्या सेटिंग है, ये क्या है ये? देखिए, उस पर कोई जवाब हमारा आपका बनता नहीं है, ना सवाल उठाने का हमको ये, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं वर्मा जी कि रिजल्ट समाज को चाहिए, रिजल्ट का मैटर है ये सारा का सारा। वो तो ये प्रूफ करेंगे सब लोग कि कैसे कैसे बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि भाई कांग्रेस जीत जाए तो हम बी टीम नहीं है, बीजेपी जीत जाए तो हम बी टीम है, तो हम चुनाव लड़ना बंद कर देंगे क्या, राजनीति करना बंद कर देगी क्या BSP? ये लोग पॉलिटिक्स करना बंद कर देंगे क्या? आप ये चाहते हो कि हम चुनाव से बाहर निकल करके और ये कांग्रेस जीत जाए और जो है हम चुनाव से आउट हो जाएं, हम चुनाव में एंट्री करते हैं, बीजेपी जीत जाती है। देखो, हमारे लिए तो कांग्रेस बीजेपी एक ही चीज है। जब आपके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब भी एट्रोसिटी थी समाज के ऊपर, तब भी लोगों ने नौकरी को छीनने का काम किया, उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। तो हमारे लिए तो कांग्रेस बीजेपी एक ही चीज है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये क्या कहते हैं, हमें पॉलिटिक्स करनी है, हमें देश में अच्छे व्यक्ति को CM बनाना है, PM बनाना है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो हारते हैं जीतते हैं, लेकिन एक बात से मतलब तो है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी को कितना % वोट मिल रहा है, हमारी कितनी सीटें जीत करके आ रही हैं, हम कैसे बैलेंस ऑफ पावर बना पा रहे हैं, इस बात पर तो हमारा अधिकार बनता है ना। जो लोग BSP के पदाधिकारी बहन जी
शीर्ष अधिकारी हैं, अगर वो लगता है, कई बार ये कहते हैं कि बहन जी के पास फीडबैक नहीं पहुंच पाता है सोशल मीडिया के दौर में, मैं और आप इस समय यूपी के अंदर, मैं राजस्थान में हूं, हम दोनों एक तकनीक के माध्यम से बात कर रहे हैं, क्या अगर इस दौर में क्या है कि बहन जी को फीडबैक नहीं पहुंच पा रहा कि निचले स्तर पर जो कार्यकर्ता वो सही काम नहीं कर पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अनदेखी हुई अपने काम को नहीं करने का? जी देखिए साहब, मैं फिर यही बात कहूंगा, कि कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से, आप कितनी घुमा करके बात कर लो, कितनी स्पष्ट बात कर लो, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि हमारी रिपोर्ट कार्ड क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है। 100 ऐप हो किसी बच्चे के अंदर, वो पढ़ता नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, गिल्ली डंडे खेलता रहता है, हमारी बात नहीं सुनता है, हमारे कहने से पढ़ता नहीं है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कार्ड में उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं। ये एक फिर माँ बाप भी सोचता है कि कोई बात नहीं, ये इस बच्चे में कुछ कमियां हैं तो, लेकिन रिजल्ट ही इसके बच्चे का अच्छा आता है। ये बच्चा चाहे क्लास स्कूल में ही पढ़ता है, लेकिन चाहे हमको कम देख करके पढ़ता है, लेकिन ये पढ़ता है। अब जो बच्चा दिन रात लगा रखा हो पढ़ाई में, सारे संसाधन जुटा रखे हो, और बच्चा फेल हो जाए, तो इसमें फिर आदमी को अंदर फिर 100 कमियां निकल जाती हैं। रिजल्ट बहुत बड़ी चीज है, रिपोर्ट कार्ड बहुत बड़ी चीज है। जी साहब। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, आपको पता है। अभी 5 जोन में दिल्ली को बहुजन समाज पार्टी ने बांट दिया है और धर्मवीर अशोक जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लगभग 20 विधानसभा क्षेत्रों की वहां जिम्मेदारी दी गई है। धर्मवीर अशोक जी काफी आपके हमदर्द रहे हैं और मुझे लगता है कि वो आपको पार्टी में लेकर आए थे, जैसे कि मुझे जानकारी है। मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में 14% वोट रहा बहुजन समाज पार्टी का और लगभग 30% के आसपास वहां दलित है, लगभग 25-30%। झाड़ू के नाम पर आम आदमी पार्टी वहां सरकार बनाती है, पूरी तरह से मनुवाद, ब्राह्मणवाद और एससी कोटे से सिर्फ एक मंत्री बनाती है। इतना बड़ा जो सिस्टम जो आम आदमी पार्टी झोल करती है, उसके बावजूद वहां पर दलित जो वोटर है वो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है और अब बीएसपी मात्र 1% से भी कम वोट रह जाता है। ये अपने आप में इतना बड़ा सवाल है राष्ट्रीय राजधानी में, जहां मुझे लगता है कि वहां पर सत्ता आराम से तो नहीं, लेकिन सत्ता के करीब पहुंचा जा सकता है। जी देखिए, बात जायज है। जो 14% जो आपने वोट बताया, 14.5% जो आपने वोट बताया था, उस समय में दिल्ली में ही काम करता था और सीपी सिंह जी और तिलक चंद अहिरवार जी और वीरेंद्र सिंह जी, अजीत गौतम जी, ऐसे तमाम नेता दिल्ली में उस समय काम करते थे। लेकिन अब वो वोट 14.5% से गिरता हुआ 0.25% तक पहुंच गया। देखिए, अगर हम ये कहें कि भाई आम आदमी पार्टी ने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, तो ये गलत तो कांग्रेस भी करती आई थी, बीजेपी भी करती आई थी, और ये बीजेपी का प्रोडक्ट है आम आदमी पार्टी जो है, तो वो भी तो गलत करेगी, वो तो गलत करते रहे हैं वो लोग। वो बात है, आपकी बात जायज है कि हमको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। हमारी वहां पर अगर हम लोग चमार बिरादरी को और जो है वाल्मीकि बिरादरी को और मुस्लिम बिरादरी को हम देखा जाए तो 70%, 65-70% की आबादी बनती है, जिनके दम पर ये अरविंद केजरीवाल जी जो है लगभग 70 में से 67 सीटें जीत करके आते हैं। तो वो हमको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन 14.5% से 2 विधायक से हम गिरते गिरते नीचे आ गए। हम ये कहते हैं कि भाई उसने गिरा दिया, तो भैया वो तो गिराएगा, वो तो राजनीति करने आया है केजरीवाल, तो वो तो गिराएगा। भैया वो तुम कहो अखिलेश ने गिरा दिया, तुम कहो केजरीवाल ने गिरा दिया, तुम कहो उसने अकाली ने गिरा दिया, बीजेपी ने गिरा दिया, कांग्रेस ने गिरा दिया। भैया पहलवानी में तुम अखाड़े में लड़ रहे हो, वो तो गिराने के लिए तो आएगा, वो क्या तुमसे दोस्ती करने आया है? तुमने गिरने क्यों दिया? बात यह है कि आपने गिरने क्यों दिया। फिर तो साहब कांशीराम की बात को आप गलत साबित कर दो। साहब कांशीराम कहते थे कि भैया दुश्मन तुमको तोड़ने का प्रयास करेगा, हम तुमको जोड़ने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। अखाड़े में लड़ाई चलेगी हम लोगों की। तो जीते साहब कांशीराम, वो देखते रह गए। साहब कांशीराम कुर्सी छीन करके लेकर के आ गए। तो प्यार से आने देगा कोई अपनी कुर्सी को, अपनी सत्ता को कोई प्यार से आने देगा? तो यहाँ मामला ये है कि भाई
वो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पहुंचने क्यों दे रहे हैं नुकसान को? हम पहुंचने ना दें। मैंने कहा कि भाई आप उत्तर प्रदेश में, अगर आपको आकाश भाई को देखते देखते आपको 7 साल हो गए, मुझे पार्टी से बाहर निकले हुए 7 साल हो गए, इतने दिन हो गए, समाज भी चाहता है कि जयप्रकाश की वापसी हो। तो मैंने ये कहा कि जो कमजोर एरिया है उत्तर प्रदेश का वो जयप्रकाश को दे दो, जो मजबूत एरिया है वो आकाश भाई को दे दो, मिलकर के दे दो, उसके बाद आप रिजल्ट देख लो। देश का कमजोर स्टेट आप मुझे दे दो और मजबूत स्टेट भाई आकाश भाई को दे दो। अगर आपको लगता है कि भाई इनमें वो देखना है और किसी को आपको देखना है तो उनको दे दो, और ये कहो कि जाओ भाई बच्चों अब तुम्हारा कंपटीशन है, और जो लड़का अच्छा काम करके दिखाएगा, जो सभी समाज को जोड़ करके अच्छा रिजल्ट लाके दिखाएगा, मैं उसको जो है अपना आशीर्वाद दूंगी। तो कंपटीशन तो होना चाहिए। कंपटीशन में दिक्कत क्या है? पार्टी के अंदर कंपटीशन से दिक्कत थोड़ी ना है, कंपटीशन से काम बढ़ता है आगे। तो ये चीज यहाँ पर नहीं हो पा रही है। आप उनको 4 हिस्से में बांट दो, 5 हिस्से में बांट दो, अशोक साहब को लगा दो, उनकी भी उम्र अब काफी हो गई है, और जो है हम तो ये चाहते हैं कि भाई वो काम आगे बढ़ाएं। और उन्होंने राजस्थान में काम किया है, मैंने उनके सानिध्य में काम को सीखा भी है। तो उन्होंने जो है जब मुझको बनाया था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो उन्होंने बहन जी से गारंटी ली थी कि बहन जी मेरी गारंटी है ये लड़का कभी आपको धोखा नहीं देगा, मूवमेंट के साथ गद्दारी नहीं करेगा, और मुझे विश्वास है। तो मैं तो उस वचन को आज भी निभा रहा हूँ, लेकिन मैं कब तक निभाता रहूं कि सब मटिया मैल हो जाए? तो फिर समाज जब मुझसे उम्मीद करता है कि जयप्रकाश एक ऐसा चेहरा आया था जो कहता ये था कि भाई मैं साहब काशीराम की तर्ज पर काम करूंगा, मैं सब शादी नहीं करूंगा, धन संचय नहीं करूंगा, घर वापिस नहीं जाऊंगा और इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। वो चाहता तो इस मूवमेंट को बचाने के लिए काम कर सकता था, लेकिन वो भी विवेकहीन निकला, वो भी एक तरह से उसने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। जी साहब। तो ये मानकर चले अब जो निराशा का दौर है बहुजन समाज पार्टी में, और तो अशोक धर्मवीर अशोक जी ने आपकी काफी बार पैरवी करी कि आपको बहुजन समाज पार्टी में लिया जाए। बहन जी की तरफ से कोई संवाद आपका हो पाया इस बीच इन 7 सालों में कि बहन जी से आप संवाद करें, या बहन जी तक आप अपनी बात पहुंचाएं कि बहन जी में क्या वजह रह गई, क्यों नहीं मैं पार्टी में आ पाया? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि इस समय जो मूवमेंट है वो मूवमेंट तो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन पार्टी का ग्राफ डाउन हो गया है। जी देखिए साहब, घुमाने के लिए तो कोई कितनी बात घुमा ले, लेकिन हमारी वापसी ना होने का केवल एक कारण है जिसको समाज भी जानता है, जिसको समझदार लोग, राजनीतिक लोग भी जानते हैं, कि उनके परिवार में एक बात बैठ गई है कि भाई अगर जयप्रकाश को पार्टी में ले लिया तो आकाश को स्टैब्लिश करने में दिक्कत हो जाएगी, और इस आकाश भाई को स्टैब्लिश करने के चक्कर में और हम उसको बाहर निकालने के लिए, तो उसमें जो है आज पार्टी इतनी डाउन चली गई है। तो और कोई कारण नहीं है मुझे ना लेने का पार्टी में, सिर्फ एक ही कारण है कि भाई आकाश भाई की एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। वरना आप देखिए, देवासी जरारिया जिसने गाली भी दी, उनको पार्टी में शामिल कर लिया, मध्य प्रदेश में टिकट दे दिया। और ये जो राहुल नागपाल भाई हैं, सुजीत सम्राट भाई हैं, और भी इधर बहुत से ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टियों में चले गए, जिन्होंने दूसरी पार्टी में चले गए, उन तक को ले लिया। तो जयप्रकाश तो 7 साल से काम कर रहा है। चलो अगर उस पर आप मानते हो उसने कुछ गलती भी करी है, तो भाई इंसान है, आदमी पे गलती भी हो जाती है, तो ये थोड़ी ना है कि उसकी सजा जो है बिल्कुल उसको वो कर देंगे। किस पे गलती नहीं होती? बहन जी ने भी खुद कहा कि आकाश जो है मैच्योर नहीं है, अभी कहा था कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में, और मैं पद तब तक नहीं दूंगी, तब तक मैं नहीं दूंगी आकाश को पद जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा। तो 44 दिन के बाद वो दोनों पद दे दिए तो मैच्योर हो गया। तो लोगों ने कहा कि जब बहन जी, जब आकाश भाई 44 दिन में मैच्योर हो सकते हैं, तो जयप्रकाश को तो 7 साल हो गए हैं, जयप्रकाश को भी वापस लिया जाए। लेकिन जयप्रकाश को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि आकाश भाई को दिक्कत हो जाएगी अगर जयप्रकाश को वापसी कर ली गई। तो मेरी वापसी ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, लेकिन हमने फिर भी बसपा को बचाने के लिए काम किया, कर रहे हैं। आगे हमने ये तय किया है कि अगर बसपा
नहीं बचा पाती है इसको, तो हम मूवमेंट की खातिर हम कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे। आखिर में एक सवाल, आपने कहा कि कोई ना कोई रास्ता आप बनाएंगे। आपको लगता है कि वाकई देश में जो दलित राजनीति है, बहुजन राजनीति है, खास तौर पे जिस विचार को हम और आप मानते हैं, वो लकवा ग्रसित है, वैक्यूम है, खाली है, उसके जो हक और अधिकार, जो ठसका होना चाहिए, जिसे कहते हैं ठसका कहते हैं देशी भाषा में, वो धीरे धीरे कम हो गया है? जी सर देखिए, मैंने इस पे अध्ययन किया, मैंने अपने साथियों के साथ में बैठ के अध्ययन किया कि भाई ये तो समाज में कहीं फूट तो ना कहलाए कि भाई फूट पड़ गई है समाज में, और फूट डालने की बात कर रहा है जयप्रकाश, जैसा समाज में डर बना हुआ है। समाज दूध का फूका हुआ जो व्यक्ति है वो छाछ को फूक मार के पीता है, ऐसी कहावत है गाँव में कि कहीं ये और टुकड़े की बात तो नहीं कर रहा है जयप्रकाश, अपने जो है अपने आप को वो कर रहा है। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो मैं जब मान लेता है इस बात को, हम लोग जब मान लेते हैं इस बात को कि अगर समाज दो हिस्सों में होता, बसपा में होता और असपा में होता, लेकिन यहाँ तो कोई तो दे रहा है कांग्रेस को, कोई कहीं पे दे रहा है बीजेपी को, कोई कहीं पे दे रहा है समाजवादी को, कोई कहीं पे दे रहा है दूसरी पार्टी को, कोई कहीं पे किसी क्षेत्र की राजभर की पार्टी को दे रहा है, कोई निशान पार्टी को दे रहा है, कोई किसी में बिहार में कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। हमारा समाज जब दो जगह नहीं है तो ये जो है ये जगह जगह अपने अपने हिसाब से समाज जो वोट दे रहा है, इसका मतलब समाज के अंदर नेता नहीं है। अगर समाज के पास नेता होता तो समाज एक जगह वोट देता, लेकिन यहाँ पर वोट जगह जगह दी जा रही है। हम कहें कि हमारे दो हिस्से में कितनी वोट है, हमारे समाज की वोट इतनी बड़ी मात्रा में है बहुजन समाज की, लेकिन ना तो वो बसपा के पास है, ना वो नई पार्टी जो बनी है वो असपा के पास है। असपा के पास में भी तो नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि भाई दो हिस्सों में वोट समाज बटा हुआ है, दो हिस्सों में कहां बटा है समाज, तो दर्जनों हिस्सों में बटा हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि भाई ये दर्जनों हिस्सों में बटा हुआ समाज को एक मुश्त करने का हमारा कार्यक्रम रहेगा। हमें ना कोई जल्दी है ना कोई जिद है, हम पूरा मौका देंगे, हम सब लोगों को मौका देंगे। लेकिन अगर ये लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और ये लोग रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो समाज को अनाथ छोड़ना, काशीराम साहब के मूवमेंट को अनाथ छोड़ना, ये गद्दारी हमको गवारा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम दोबारा आपसे बात करेंगे। साफ जाहिर है कि जयप्रकाश जी का जो सवाल है और जो जयप्रकाश जी की जो उलझन है वो स्वाभाविक है कि बहुजन समाज पार्टी, मुझे लगता है कि तथागत गौतम बुद्ध के बाद में जो एक बड़ी विरासत थी मान्यवर काशीराम साहब और बहन जीता की पहुंची, और इस विरासत को अगर आज भी हम बचा के नहीं रख पाते तो मुझे लगता है कि जो हमारी नस्लें हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो हम और आपसे सवाल पूछेंगी कि हम सत्ता के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन बीच में जिस तरह से दरारें पड़ी और जिस तरह से बिखराव हुआ और जिस तरह से ग्राफ डाउन हुआ, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जयप्रकाश भाई, फिर आपसे लगातार आपसे बात होती रहेगी, व्यस्त कार्यक्रम, और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही समाज को जागरूक करते रहें। भले ही आपके रास्ते किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं जुड़े, वो आप पर डिसाइड करता है, लेकिन आप इसी तरह से जागरूक करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।